नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। भारतीय इतिहास से संबंधित एक महत्वपूर्ण क्लास आप लोग की है, मुगल साम्राज्य के पतन के कारण। तो इसकी परिचर्चा आज के वीडियो में करेंगे। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी इसके बारे में जानना है। तो 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर ने, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर बादशाह गाजी उसका नाम था, 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था और इसके बाद भारत में बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था। बाबर जो है तुर्की भाषा का शब्द है जिसका तात्पर्य होता है शेर, बहादुर। बाबर बहुत ही बहादुर और साहसी था, ऐसा तुर्की साहित्यों में मिलता है। एक ऊर्ध्वगामी सीढ़ी पर, मतलब एक सीढ़ीदार जमीन पर वह दो लोगों को अपने कंधे पर बैठाकर सर पर दौड़ सकता था। इतना बहादुर था, इतना साहसी था बाबर, तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो 1526 में पानीपत का पहला युद्ध होता है, इब्राहिम लोदी हार जाता है और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। बाबर के बाद शासक बनता है हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। तो यहां तक तो ठीक था, लेकिन औरंगजेब के बाद जो औरंगजेब के उत्तराधिकारी रहे वह बहुत ही ज्यादा अयोग्य थे और यह भी औरंगजेब के जो उत्तराधिकारी थे वह भी कहीं न कहीं उत्तरदायित्व थे कि मुगल साम्राज्य के पतन इन लोगों के भी एक जिम्मे थी। इन लोगों के वजह से इन लोगों के कारण ही मुगल साम्राज्य का पतन भी हुआ, औरंगजेब के जो उत्तराधिकारी थे। तो मुगल साम्राज्य के पतन के कारण में निःशक्त उत्तराधिकारी देखेंगे। निःशक्त उत्तराधिकारी मतलब औरंगजेब के उत्तराधिकारी। देखिए, औरंगजेब का जो इंतकाल हुआ था, इंतकाल एक उर्दू भाषा का शब्द है जिसका मतलब मृत्यु। तो औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है और उसके बाद शासक बनता है मुअज्जम। मुअज्जम जो शासक बनता है, बहादुर शाह प्रथम के नाम से शासक बनता है। मैं पूरे दावे और यकीन के साथ कह सकता हूं और बहुत सारे इतिहासवेत्ता भी यही कहते हैं कि औरंगजेब के जितने भी उत्तराधिकारी थे, मतलब मुअज्जम, रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला, फर्रुख सियार, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, शाह आलमगीर, ये सभी औरंगजेब के उत्तराधिकारी थे। लेकिन औरंगजेब के जितने भी उत्तराधिकारी थे, औरंगजेब के बाद जितने भी उत्तरवर्ती शासक थे मुगल साम्राज्य में, उनमें सबसे अगर कोई योग्य था तो वह बहादुर शाह प्रथम था, मतलब औरंगजेब का पुत्र। लेकिन वह बहुत ज्यादा योग्य तो था, लेकिन वह 70 वर्ष की आयु, जब मुअज्जम की आयु 70 वर्ष हो गई थी लगभग, तब जाकर औरंगजेब का डेथ हुआ था 1707 में और उसके बाद उसे गद्दी मिली थी मुअज्जम को। मुअज्जम ने बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर आसीन हुआ। तो युग तो था लेकिन वह बहुत ही बूढ़ा हो चुका था, इसलिए 70 वर्ष की आयु में 1707 में शासक बनता है। 5-6 साल शासन करता है, उसके बाद उसका भी डेथ हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जहांदार शाह प्रथम शासक बनता है जो पूरी तरह से अयोग्य रहता है, लाल कुमारी नामक बेस्या के साथ दीवाना रहता है और पूरा का पूरा साम्राज्य उसके ठोकरों में डाल देता है। जहांदार शाह के बाद रफीउद्दर्जात शासक बनता है। रफीउद्दर्जात भी चेचक की बीमारी से मर जाता है। उसके बाद रफीउद्दौला बनता है, वह भी 6 से 7 महीना शासन करता है, वह भी मर जाता है। उसके बाद फर्रुख सियार शासक बनता है। फर्रुख सियार भी अयोग्य शासक में गिनती होती है फर्रुख सियार की। फर्रुख सियार को घृणित कायर कहा जाता है, घृणित कायर। इतिहासवेत्ता जो है फर्रुख सियार को घृणित कायर कहते हैं। फर्रुख सियार के बाद मोहम्मद शाह शासक बनता है जो पूरी तरह से रंगीला बादशाह माना जाता है। उसके बाद अहमद शाह, शाह आलमगीर, बहुत सारे शासक बनते हैं लेकिन कोई योग्य नहीं होता है। तो कुल मिलाकर मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों में अगर चर्चा करें तो निःशक्त उत्तराधिकारी, मतलब औरंगजेब के बाद जितने भी उत्तराधिकारी थे वह अयोग्य थे और इनकी अयोग्यता के कारण ही मुगल साम्राज्य का पतन हुआ था। तो निःशक्त उत्तराधिकारी जरूर गिन लीजिएगा। साम्राज्य का बृहत आकार देखिए, 1787 में गोलकुंडा का, 1687 में बीजापुर और गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया जाता है। औरंगजेब पूरी तरह से दक्षिण में राज्य विस्तार में लगा रहता है। 1687 में बीजापुर गोलकुंडा को मिला लिया जाता है औरंगजेब के द्वारा। और औरंगजेब ने दक्षिण में बहुत सारे युद्ध किए थे और जीते थे। तो इस तरह से अकबर ने भी साम्राज्य विस्तार किया था। अकबर के बाद जहांगीर ने, जहांगीर के बाद शाहजहां ने और शाहजहां के बाद औरंगजेब ने सबसे ज्यादा साम्राज्य का विस्तार किया था। औरंगजेब के समय में जो मुगल साम्राज्य था वो बहुत ज्यादा विस्तृत हो गया था। तो औरंगजेब ने साम्राज्य का विस्तार तो किया लेकिन प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं की। पूरी तरह से प्रशासनिक व्यवस्था थी वो पूरी तरह से चौपट हो गई थी। मतलब मुगलों के पास एक बड़ा साम्राज्य तो था लेकिन प्रशासन की कोई सुविधा नहीं थी, इसीलिए मुगल साम्राज्य का पतन भी हुआ। तो साम्राज्य का बृहत आकार और प्रशासन की कोई व्यवस्था न होने से मुगल साम्राज्य का पतन हुआ था। तो साम्राज्य का बृहत आकार भी एक महत्वपूर्ण उत्तरदायी कारणों में से एक था।
अभिजात वर्ग का पतन, देखिए अभिजात वर्ग का पतन, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अभिजात वर्ग मतलब होता है एक बड़े लोग, जो मुगल साम्राज्य में बड़े बड़े सेनापति थे, मंत्री थे, अमीर लोग थे, जो भी कुलीन लोग थे, उनका नैतिक पतन हो चुका था, पूरी तरह से नैतिक पतन हो चुका था। मैं हुमायूं की चर्चा करूंगा, हुमायूं की नहीं, क्षमा करिएगा, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, हम जहांगीर की चर्चा करेंगे। जहांगीर एक बहुत ही निकम्मा बादशाह माना जाता है, इतना निकम्मा था और इतना वह निकम्मा भी था और पूरी तरह से वह नूरजहां के प्रेम में पूरी तरह से दीवाना था। नूरजहां, मेहरुन्निसा का ही नाम परिवर्तन करके नूरजहां के नाम से विभूषित कर दिया था जहांगीर ने। जहांगीर नूरजहां से इतना प्रेम करता था कि वह पूरी तरह से कहा था, उसने पूरी तरह से हुक्म दे दिया था, आदेश दे दिया था कि मुझे सिर्फ एक पाव गोश्त मतलब मीट, एक पाव गोश्त और एक पाव शराब से मतलब है, बाकी हमको साम्राज्य से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। हमने साम्राज्य की सारी शक्ति नूरजहां के ठोकरों में डाल दिया है। तो यह कथन था हुमायूं का। तो आप समझ सकते हैं अभिजात वर्ग का कितना नैतिक पतन हो चुका था कि वह पूरी तरह से नूरजहां का दीवाना था और उसे शासन सत्ता से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं था। पूरी तरह से पर्दा शासन था जहांगीर के समय में और सारी शक्तियां, सारा नियंत्रण नूरजहां के हाथ में था। तो यह एक बड़ा कारण माना जाता है, अभिजात वर्ग का पतन के कारण ही मुगल साम्राज्य का पतन हुआ था। और अभिजात वर्ग के पतन के बारे में अगर परिचर्चा करें तो अकबर का एक सेनापति था मिर्जा अजीज कोका नाम था उसका, वह अकबर का सेनापति था। उसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण उसके शब्द जो आईने अकबरी में अबुल फजल ने भी लिखा हुआ है। मिर्जा अजीज कोका कहा करता था कि हर अमीर व्यक्ति के पास, अमीर का मतलब कोई धन संपत्ति से अमीर का मतलब नहीं था, अमीर एक पद होता था मुगल साम्राज्य में। तो मिर्जा अजीज कोका कहा करता था, जो अकबर का सेनापति था, वह कहा करता था हर अमीर के पास 4 बीवियां होनी चाहिए, 4 बीवियां, हिंदुस्तानी, खुरासानी, मारवाड़ी और मराठी। हिंदुस्तानी जो बच्चे पैदा करने के लिए, खुरासानी प्यार करने के लिए, मराठी संभोग करने के लिए और मारवाड़ी पिटाई करने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कितना नैतिक पतन हो चुका था और कितना घटिया सोच का मिर्जा अजीज कोका, जो अकबर का सेनापति था, वह कहा करता था। एक मैं शब्द बोला हूं हिंदुस्तानी बच्चे पैदा करने के लिए, खुरासानी प्यार करने के लिए, मारवाड़ी पिटाई करने के लिए और मराठी संभोग करने के लिए। तो यहां हिंदुस्तानी का तात्पर्य क्या था, मतलब मुगल हिंदुस्तानी किसे मानते थे। तो देखिए आज के समय में अगर हिंदुस्तानी कहा जाए तो हिंदुस्तानी का मतलब पूरी तरह से आप समझ सकते हैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी के सभी हिंदुस्तानी थे और सभी का सब हिंदुस्तान से मतलब निकालेंगे अगर आज के कथनों पर चर्चा सोचेंगे मन में तो। लेकिन मुगलों के नजरिए से अगर बात करें तो वह हिंदुस्तानी किसे मानते थे और हिंदुस्तान किसे मानते थे। तो उत्तर भारत के निवासियों को हिंदुस्तानी कहा जाता था और उत्तर भारत को ही हिंदुस्तान कहा जाता था। मतलब मुगलों के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो उसने उत्तर भारतीयों के बारे में हिंदुस्तानी शब्द कहा था मिर्जा अजीज कोका। तो आप समझ सकते हैं कि कितना अभिजात वर्ग का नैतिक पतन हो चुका था। दरबार में पूरी तरह से गुटबंदी थी मुगलों के जो दरबार थे उसमें अलग अलग अमीर वर्ग के लोग थे। अमीर मतलब एक पद होता था, उसमें तुरानी भी थे, ईरानी भी थे, हिंदुस्तानी भी थे। तुरानी कहा जाता था जो तुर्की अमीर थे उन्हें तुरानी कहा जाता था। हिंदुस्तानी अमीर मतलब हिंदुस्तान के जो निवासी थे वह भी अमीर बंदे थे तो उन्हें हिंदुस्तानी अमीर कहा जाता था और खुरासानी अमीर भी होते थे। तो इस तरह से दरबार में बहुत सारे गुट बन चुके थे, अमीरों के अलग अलग गुट थे, वो आपस में षड्यंत्र रचा करते थे, सम्राटों के कान भरा करते थे और आपसी स्वार्थ के लिए आपस में लड़ा करते थे। दरबारी गुटबंदी इस कदर हावी थी कि जब 1739 में और नादिर शाह का आक्रमण होता है तब भी अवध का नवाब शहादत खां, बुरहानुल मुल्क और निजामुल मुल्क अपने अपने स्वार्थ के लिए पूरी तरह से नादिर शाह के आगे समर्पण कर देते हैं। आप समझ सकते हैं इस बात को। तो दरबारों में गुटबंदी पूरी तरह से हावी थी। उत्तराधिकार का त्रुटिपूर्ण नियम, मुगलों का जो पतन हुआ था उसमें यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है कि उत्तराधिकार का त्रुटिपूर्ण नियम था। हिंदू सम्राटों के पास क्या होता था, हिंदू राजाओं के पास क्या होता था, उत्तराधिकार के संबंध में ज्येष्ठाधिकार का नियम था। मतलब बड़ा पुत्र ही शासन का उत्तराधिकारी बनेगा, राजा बनेगा, बड़ा पुत्र ही।
लेकिन मुगलों के समय में या मुसलमान जो शासक थे उसमें उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम नहीं था। इसीलिए जैसे ही सुल्तान की मृत्यु होती थी, बादशाह की मृत्यु होती थी, जितने भी उत्तराधिकारी थे, जितने भी उसके शासक के पुत्र थे, वो आपस में लड़ जाते थे गद्दी के लिए, सिंहासन के लिए। इस तरह की स्थिति उत्तराधिकार का जो त्रुटिपूर्ण नियम था, इसलिए मुगल साम्राज्य का पतन विशेष रूप से होता है। आप समझ भी सकते हैं, जब शाहजहां का मृत्यु हो जाता है तो औरंगजेब और औरंगजेब के जितने भाई थे, मुराद, दारा शिकोह, कामबख्श, ये आपस में लड़ जाते हैं, औरंगजेब भी लड़ जाता है। मराठों का उत्थान भी मुगल साम्राज्य के पतन के लिए अहम जिम्मेदार था। मराठों का पूरी तरह से उत्थान हो रहा था, प्रगति हो रही थी, उनका विकास होता जा रहा था। शाहजहां के समय में विकास चरम सीमा पर था, लेकिन शाहजहां ने किसी तरह बच बचाकर काम किया। औरंगजेब के समय में मराठों का उत्थान बिल्कुल होता रहा, लेकिन औरंगजेब भी पूरी तरह से नियंत्रण में रखा रहा, मराठों का चल नहीं पाया औरंगजेब के समय में। लेकिन जैसे ही 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, मराठे प्रबल वेग से पूरा का पूरा उत्तर भारत और दक्षिण भारत को एक करने में लगे रहे। तो मराठों का उत्थान ही मुगल साम्राज्य के पतन के लिए अहम जिम्मेदार कारण था, यह भी आप अच्छे तरीके से समझ लें। सैनिक कारण, मुगल साम्राज्य के पतन के लिए सैनिक कारण भी पूरी तरह से उत्तरदायी था। देखिए सैनिक क्या होते थे, मुगलों के समय में जो सैनिक होते थे, देखिए बाबर के समय में सैनिक जो थे सुशिक्षित थे, पूरी तरह से सुशिक्षित थे। लेकिन बाद के जो शासक थे, मतलब अगर बात करें औरंगजेब के बाद के शासकों के समय में सैनिक व्यवस्था कैसी थी, सैनिक जो थे पूरी तरह से परंपरागत हथियारों से ही लैस थे। कुल मिलाकर यूरोपीय जो सेना थी पूरी तरह से सुशिक्षित होती थी, अनुशासन होता था। लेकिन मुगलों के पास जो सेना थी उनमें अनुशासन की कमी थी, परंपरागत हथियार थे, इसीलिए मुगल साम्राज्य का पतन हुआ था। इसमें भी आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जागीरदारी संकट, बहुत सारे जो जागीरदारी संकट भी आई थी, बहुत सारी ऐसी भूमि थी जो जागीरदारों को दी गई थी, और औरंगजेब के उत्तराधिकारियों ने उस जागीरदारी भूमि को खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। खालसा भूमि मतलब उस पर सुल्तान का, उस पर बादशाह का अधिकार रहेगा। तो जागीरदारी संकट के कारण भी मुगल साम्राज्य का विशेष रूप से पतन हुआ। आर्थिक कारण, मुगल साम्राज्य के पतन के लिए आर्थिक कारण भी जिम्मेदार है। आर्थिक कारण का मतलब यह समझ लें, देखिए एक था शाहजहां और शाहजहां का बेटा औरंगजेब, इन दोनों ने आर्थिक रूप से पूरी तरह से मुगल साम्राज्य को नुकसान पहुंचाया। कैसे नुकसान पहुंचाया? शाहजहां जो था पूरी तरह से अपना पूरा जीवन लाल किला, ताजमहल, पंचमहल और दीवाने खास, दीवाने आम, इसी तरह से इमारतें बनवाने में पूरा का पूरा धन संचय कर दिया, धन का पूरा दुरुपयोग किया पूरी तरह से इमारतें बनवाने में ही। तो आप समझ सकते हैं आर्थिक कारण विशेष रूप से, मतलब पूरी तरह से जितना भी संचय अकबर ने जहांगीर ने किया था, उसका पूरा का पूरा संचय उसने इमारत बनवाने में नुकसान कर दिया था पूरा शाहजहां ने। तो और उसी का बेटा था औरंगजेब ने, शाहजहां ने तो इमारतें बनवाने में ही अपने धन का संचय कर दिया, और औरंगजेब ने क्या किया कि 27 साल तक, लगातार 27 साल तक औरंगजेब दक्षिण में युद्धों में व्यस्त रहा, दक्षिणी भारत के युद्धों में व्यस्त रहा। 1687 में उसने बीजापुर, गोलकुंडा को एक किया। उसके बाद कर्नाटक का युद्ध, कर्नाटक में बहुत सारे प्रांतों को आपस में उन पर भी नियंत्रण रखने का प्रयास किया, मराठों पर नियंत्रण रखने का प्रयास किया। इसी तरह से 27 साल तक आप समझ सकते हैं एक शासक, एक बादशाह जब 27 साल तक दक्षिण में सिर्फ युद्ध लड़ने के लिए 27 साल व्यतीत कर देता, आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा धन उस युद्ध में खर्च किए गए होंगे। तो शाहजहां और औरंगजेब ने आर्थिक रूप से मुगल साम्राज्य को बहुत ही नुकसान पहुंचाया, कमजोर पहुंचाया, सिर्फ और सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षा के लिए। तो मुगल साम्राज्य के पतन के लिए आर्थिक कारण भी जिम्मेदार है। धार्मिक कारण क्या है? तो धार्मिक कारण आप समझ सकते हैं कि 1562 में अकबर बहुत ही बढ़िया अच्छा शासक था, उसने बहुत ही बढ़िया पूरी तरह से धार्मिक सुलह का काम किया, पूरी तरह से हिंदू मुसलमानों को लेकर एक साथ लेकर चलने का कार्य किया। 1562 में अकबर ने दास प्रथा का अंत किया। 1563 में तीर्थ यात्रा कर पर रोक लगा दिया। 1564 में जजिया कर को समाप्त किया अकबर ने। लेकिन उसकी जो उत्तराधिकारी हुआ औरंगजेब, 1579 में औरंगजेब क्या करता है? 1579 में इसने जजिया कर को फिर से लागू कर दिया, पूरी तरह से जजिया कर को लागू कर दिया। एकदम धर्मांध कट्टर सुन्नी मुसलमान था औरंगजेब। 1579 में इसने जजिया कर को पुनः शुरू कर दिया कि फिर से जजिया कर लिया जाएगा। 1699 में इसने क्या किया? 1699 में इसने काशी और मथुरा के सैकड़ों मंदिर को
तोड़ने का हुक्म दे दिया। तो आप समझ सकते हैं झरोखा दर्शन, तुलादान, इस सभी रीति रिवाजों, हिंदी रीति रिवाजों पर पूरी तरह से रोक लगा दिया। यहां तक कि इसने पीरों फकीरों की मजारों पर भी जाने पर रोक लगा दिया और यहां तक कि चादर चढ़ाने की परंपरा पर भी रोक लगा दिया, क्योंकि यह शिया संप्रदाय का एक रीति रिवाज था। तो आप समझ सकते हैं तजिया निकालने पर भी पूरी तरह से बैन लगा दिया। यह संगीत का भी विरोधी था। तो बहुत सारी बुराइयां औरंगजेब के अंदर थीं और पूरी तरह से धार्मिक रूप से धर्मांध शासक अगर कहा जाए तो औरंगजेब था। औरंगजेब और फिर सिकंदर लोदी, फिरोज शाह तुगलक, ये तीन ऐसे पूरे मुस्लिम साम्राज्य में, मुस्लिम शासकों के इतिहास में ये तीन सबसे बड़े मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति रहे हैं और धार्मिक धर्मांधता का जो चरम सीमा है इन तीनों ने लांघ दिया था, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी और औरंगजेब। तो धार्मिक कारण भी मुगल साम्राज्य के पतन के लिए अहम रूप से जिम्मेदार है। औरंगजेब की दक्षिणी नीति तो हम जानते हैं, हम आपको बता दिए हैं कि 27 साल तक औरंगजेब दक्षिण के युद्धों में व्यस्त रहा। किस तरह से उत्तर भारत को तो मुगलों ने एक कर लिया है, अब किस तरह से दक्षिण भारत को भी मुगल पूरी तरह से एक कर लें। तो इसमें तरह से दक्षिण भारत में भी मुगल पताका फहराने के लिए पूरी तरह से औरंगजेब लगा रहा और इस तरह से पूरी तरह से मुगल साम्राज्य के पतन के लिए यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है। जब दक्षिण के युद्धों में 27 साल औरंगजेब व्यतीत रहा तो उसने उत्तर भारत में प्रशासनिक व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे क्या हुआ कि उसके दरबार में षड्यंत्र होने लगे और मुगलों की एकदम क्षति होने लगी और मुगल साम्राज्य के पतन का जो मार्ग था वो एकदम प्रशस्त हो गया। बाह्य आक्रमण मतलब जाने बाहरी आक्रमण। आप जानते हैं कि 1739 में नादिर शाह आक्रमण करता है, 1767 में अहमद शाह अब्दाली आक्रमण करता है और लगातार बाह्य आक्रमण की वजह से मुगल साम्राज्य का पतन भी हुआ था। नई शक्तियों का उदय मुगल साम्राज्य के पतन के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदार है। आप जानते हैं पंजाब में सिखों का उदय हुआ, राजपूताना में राजपूतों का उदय हो गया। फिर जाट, आगरा और मथुरा में जाटों का उत्थान होने लगा और बहुत सारे रूहेलखंड में रूहेला सरदार आ गए। तो इस तरह से नई शक्तियों का उदय हुआ। हैदराबाद, अवध, बंगाल आदि स्वतंत्र राज्य हो गए। तो मुगल साम्राज्य का पतन तो होना ही होना था। तो कुल मिलाकर आप लोगों ने देख लिया आज के वीडियो में मुगल साम्राज्य के पतन के कारण, यह सभी महत्वपूर्ण कारण हैं और इस लेक्चर वीडियो में आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को।